हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, आज के हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश में जो कुछ कार्यक्रम चालू किए गए हैं, परियोजनाएं चालू किए गए हैं, अभियान और समझौता जो भी कुछ हुए हैं, तो उसको हम पढ़ने वाले हैं। जिसमें से जैसे पोषण संवर्धन के लिए योजना चली है, अर्जुन बांध सहायक योजना है और वनवासी समागम कार्यक्रम जो चला है, ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम पढ़ते हैं पोषण संवर्धन की ओर एक कदम। ये एक अभियान शुरू किया गया था जो कि 1 जुलाई से 30 सितंबर तक 2021 में ये चालू किया गया था। एक चीज़ और कि जो भी इस एग्ज़ाम में आएगा लेखपाल में, वो 2022 की जो भी चीज़ें हैं वो कुछ नहीं आएंगी, क्योंकि जस्ट आचार संहिता ही लग गई। तो 2021 की जो योजनाएं चालू की गई थी या फिर इससे पुरानी योजनाएं हैं जो, तो वो सारी योजनाएं आएंगी और वही सारी योजनाएं हम इसमें से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये पोषण संवर्धन की ओर एक कदम जो योजना है, ये 1 जुलाई से 30 सितंबर 2021 के मध्य में 1 वर्ष से 5 वर्ष के जो बच्चे हैं और जो कुपोषित बच्चे हैं, उनके लिए ये योजना शुरू की गई थी। इसके साथ साथ में जो उनकी माँ है, उनके लिए भी पोषण दिया जा सके, इसलिए ये योजना शुरू की गई। तो इसमें क्या किया जाएगा कि देखिए, ये जो कुपोषित बच्चे हैं, इनको कुछ तरह से उसने बांटा है कि जैसे SAM, इसका मतलब ये है कि सेवर एक्चुअल माल न्यूट्रिशन मतलब जो कुपोषण है बच्चे हैं वो। इसी प्रकार से जो मध्यम स्तर के कुपोषित बच्चे हैं, तो इन दोनों के पोषण के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। और इसके साथ साथ में जो माताएं हैं, उनके लिए भी ये कार्यक्रम शुरू है, जिसमें से उनको पुष्टाहार दिया जाएगा। मतलब उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की जाएंगी जिनसे उनका पोषण अच्छे तरह से हो सके। और इसके लिए उन्होंने 3 चरणों की बात कही कि 3 चरण इसके होंगे। तो 3 चरणों में देखिए, पहले इन्होंने क्या कहा है कि पहले महीने का मतलब इनके लिए एक थीम बनाइए कि पहले महीने का मातृ पोषण, फिर इसके बाद दूसरे महीने की जो थीम है, इसका इन्होंने नाम रखा बाल पोषण, और तीसरे महीने की थीम है कि प्रथम 1000 वर्ष। मतलब ये है कि जब कोई महिला गर्भवती रहेगी तब भी उसके पोषण को ध्यान दिया जाएगा, बच्चा हो जाएगा तब ध्यान दिया जाएगा, और बाद के 1000 दिवस तक भी उसका ध्यान दिया जाएगा, जिससे कि उसका जो पोषण है अच्छे से हो सके, माल न्यूट्रिशन की जो समस्या है वो समाप्त की जा सके। और इसके लिए 2 अक्टूबर 2021 को गांधी जयंती के अवसर पर कुछ जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनके लिए कुछ पुरस्कार भी वितरित किए गए थे। तो हमें याद सिर्फ ये रखना है कि ये जो योजना है, ये पोषण संवर्धन की ओर एक कदम जो अभियान चलाया गया है, ये अभियान 1 वर्ष से 5 वर्ष के बच्चों का लिए है और इसके साथ साथ में इनकी माताओं के पोषण के लिए शुरू किया गया है। और हमें ये याद रखना है कि ये 1 जुलाई से 30 सितंबर के मध्य में चालू रहा, मतलब उस समय इसका कार्यक्रम शुरू किया गया था। अगला है, देखिए, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हुए हैं। तो पंचायत चुनाव 2021 में हमें कुछ चीज़ें याद करके रखना है। तो वो क्या रखना है, देखिए कि मार्च में हुए थे चुनाव, और हमें याद रखना है कि आधार वर्ष के बारे में थोड़ा सा याद रखना है कि ये जो चुनाव हुआ था, तो उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार 2015 को आधार वर्ष बनाया गया है। और इसके पहले देखिए, ये आधार वर्ष इन्होंने लिया था 1995 का। मतलब क्या कि देखिए, जो आरक्षण की व्यवस्था होती है, तो आरक्षण की व्यवस्था को अप्लाई करने के लिए ये पहले जो सरकार है वो 1995 का वो ले रही थी, लेकिन बाद में लोगों ने शिकायत की, तो इसलिए आरक्षण का फिर जो प्रावधान है वो 2015 से लिया गया था। इसके अनुसार वो प्रावधान किया गया था और इसी के तहत जो आरक्षण की सीमा है वो 50% पूरी की गई। तो ये हमें याद रखना, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी में रहा था थोड़ा सा, क्योंकि पहले इन्होंने सरकार ने निर्धारित किया था, लेकिन बाद में कोर्ट गए लोग, तो फिर इनको बदलना पड़ा था। तो इसको हमें याद रखना है कि किस वर्ष का आधार लिया गया है। तो आधार 2015 का लिया गया है। और एक चीज इसमें याद करने लायक है कि 4 चरणीय चुनाव, मतलब कितने चरणों में हुआ था, तो 4 चरणों में चुनाव ये हुआ था। और देखिए, पहले वहाँ मार्च में इसको निर्धारित किया गया था, लेकिन बाद में ये अप्रैल में हुए चुनाव। तो ये 15 अप्रैल, फिर 19 अप्रैल, इस प्रकार से हुए। तो आपको ये डेट नहीं याद रखनी है, बस इतना याद रखना है कि 4 चरणों में होगा। पहले ये मार्च में होने थे, बाद में अप्रैल में ये चुनाव फिर हुए। और मतगणना देखिए मई में इसकी कराई गई थी।
एक चीज़ और इसमें याद करने लायक है कि देखिए ये जो चुनाव हुआ है 75 जिलों में, जिला पंचायतों में, और 826 क्षेत्र यानी कि ब्लॉक पंचायतों के सदस्यों का, और 58,176 जो हैं इसमें से पंचायत मतलब कि प्रधानों के चुनाव हुए हैं। तो ये हमें याद रखना है। और अब देखिए अगला है इसमें से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इसमें से क्या है कि 1 मार्च 2021 को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका दूसरा नाम क्या जेवर है ना, तो जेवर हवाई अड्डा या जेवर एयरपोर्ट भी है, तो जेवर के विकास के लिए गठित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी कि NIAL, इसके विकास के लिए चयनित ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल AG द्वारा गठित SPV यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड यानी कि YIAPL और राज्य सरकार के मध्य त्रिपक्षीय स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट हुआ है। तो एक एग्रीमेंट किया गया है इसके विकास के लिए, ताकि इसकी कनेक्टिविटी जो है वो और ज़्यादा बढ़ाई जा सके। और इसी कनेक्टिविटी में देखिए क्या किया जाएगा कि जो सरकार है, ये सरकार क्या करेगी कि जो आसपास के जो क्षेत्र हैं उनसे उनकी सड़कों को बना के इसकी कनेक्टिविटी को, इसकी अवसंरचना को और क्या करेगी, सुदृढ़ कर देगी, जिससे लोगों का आना जाना थोड़ा सुगम हो सकेगा। तो ये इसमें से किया गया है। और देखिए इसमें से हवाई पट्टियों की यदि बात करें तो पहले इसमें से हवाई पट्टियों की संख्या 2 थी, इसके बाद में इसको बढ़ाकर 6 करने का भी निर्णय लिया गया है। और ये परियोजना जो है ये PPP मोड में है, मतलब जो प्राइवेट सेक्टर है और जो गवर्नमेंट सेक्टर है उस प्रकार से प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप यानी PPP है ना, तो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के थ्रू ये जो है इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। अगला देखिए अर्जुन सहायक परियोजना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमें याद करके रखना है। इसकी जो जो पॉइंट्स की चीज़ें हैं वो हम बताएंगे कि कौन कौन सा चीज़ें इसको याद रखनी है। तो पहली चीज़ देखिए कि इसको मार्च में एक प्रकार से पुनः प्रारंभ किया गया है, क्योंकि ये योजना पहले की है। अर्जुन सहायक परियोजना जो है ये धसान नदी पे है। किस नदी पे है? धसान नदी पे। ये हमें बहुत ही ज़्यादा याद करके रखना है। और धसान नदी किसकी सहायक नदी है? आगे हम पढ़ेंगे बेतवा की सहायक है। तो धसान नदी पे ये परियोजना बनी है। इसके लिए जो पैसा है वो 2600 करोड़ रुपया सेंक्शन किया गया है, और इससे 3 जिलों को लाभ होना है। किसको किसको? बांदा को, महोबा को, हमीरपुर को। इसे और भी याद रखें, क्या? बांदा, महोबा, हमीरपुर, इनको लाभ होना है। और इनके 168 गांवों को ये लाभ होगा, जिसमें से 1.5 लाख किसान, मतलब 1.5 लाख किसानों को ये परियोजना जो है वो सिंचाई की सुविधा दे पाएगी। तो हमें 3 जिले याद करके रखना है, बांदा, महोबा, हमीरपुर। और इसमें से देखिए जो परियोजनाएं होती हैं ये बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा उद्देश्य होते हैं इनके। तो जैसे इनसे सिंचाई भी हो जाती है, सिंचाई के साथ साथ अगर पेयजल वाला काम है तो वो भी हो जाता है। मछली पालन का भी काम इसी में डैम्स में हो जाता है। तो और अगर अच्छे डैम बना लिए गए तो वो जल विहार के लिए भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये बहुउद्देशीय परियोजना होती हैं एक्चुअली। अब बिजली के लिए भी प्रयोग कर लिए जाते हैं। तो ये जो डैम होते हैं, बांध होते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा उपयोगी भी साबित होते हैं। और इससे देखिए कि ये 15,000 हेक्टेयर की जो भूमि है इसकी सिंचाई आसानी से हो सकेगी। ये देखिए बेतवा की सहायक नदी है धसान नदी, और इसको प्राचीन काल में इसका नाम क्या था? दसार्ण। तो ये जो धसान नदी है इसको दसार्ण कहते थे प्राचीन काल में। और देखिए पहले ये जो योजना है ये 2009 में प्रारंभ की गई थी, लेकिन इसके लिए बजट उतना सेंक्शन नहीं हुआ था, और इसलिए ये योजना जो है बीच में समाप्त हो गई थी। 2015 में इसको पूरा होना था, लेकिन ये काम पूरा नहीं हो पाया था। 45% काम ही पूरा हो पाया था। फिर इसके बाद फिर से इसमें से पैसा लगा के इस योजना को शुरू किया गया है। और इसमें देखिए क्या है कि इस परियोजना के तहत 71 किलोमीटर लंबी नहर को 3 बांधों के साथ जोड़ते हुए कबरई डैम तक लाया जाएगा। कबरई जो है यहाँ पर, जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा गिट्टी निकलती है, गिट्टी मतलब पत्थर जो है यहाँ से बहुत ज़्यादा टूटता रहा है, तो वही ये कबरई है। और यहाँ एक डैम बनाया गया है, तो यहाँ तक लाया जाएगा। और ये जो देखिए ये जो नदी है धसान नदी,
ये मध्य प्रदेश से निकलती है और मध्य प्रदेश के रायसेन से निकलती है। तो रायसेन जिले के बेगमगंज तहसील से ये निकलती है और बहती हुई आती है, फिर ये बेतवा में मिल जाती है, बेतवा की सहायक नदी बन जाती है। अगला देखिए एक कार्यक्रम हुआ है वनवासी समागम कार्यक्रम। वनवासी समागम कार्यक्रम, इसमें से ये मार्च में हुआ था और ये 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी भी आए थे। इसके साथ साथ में आनंदीबेन पटेल जो कि राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री थे, इन्होंने इसका उद्घाटन और ये सब किया था। तो ये कहाँ पे किया गया था, ये महत्वपूर्ण रहेगा कि इसका स्थान, तो ये सोनभद्र में देखिए हुआ है। सोनभद्र और क्यों महत्वपूर्ण है, तो ये सोनभद्र क्या है कि सबसे ज़्यादा आदिवासी जो लोग रहते हैं कहाँ पे रहते हैं, सोनभद्र में ही रहते हैं। और सोनभद्र खनिज के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब खनिज संपदाएं जितनी ज़्यादा जो मिलती हैं उत्तर प्रदेश में, वैसे तो खनिज की दृष्टि से बहुत ज़्यादा ये रिच नहीं है, लेकिन अगर हम ये बात करें कि कहाँ सबसे ज़्यादा है तो हमें यहीं पर ये मिलेगा। इसके साथ साथ में यहाँ पर एक बिरसा मुंडा वनवासी विद्यापीठ स्कूल एवं अंत्योदय छात्रकुल का उद्घाटन भी किया गया है। बिरसा मुंडा आप जानते हैं कि बहुत बड़े क्रांतिकारी रहे और इन्होंने बहुत अंग्रेजों को ज़्यादा मतलब परेशान किया था और इन्होंने बहुत अच्छी वीरता दिखाई थी बिरसा मुंडा ने। और देखिए जो ये सोनभद्र जिला है, इसकी विशेषता ये है कि ये 4 राज्यों से लगता है। ये सबसे ज़्यादा राज्यों से टच करने वाला जो जिला है वो कौन सा है, यही सोनभद्र जिला है। तो ये इस सोनभद्र की विशेषता है। अगला देखिए आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है वो शुरू किया गया है। तो ये भारत की ओर से भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ, अब 75वीं वर्षगांठ कब पूरी हो रही है, 2022, इसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब देखिए 75वीं वर्षगांठ जो हमारी हो रही है 2022 में पूरी होगी, मतलब 75वीं हम मनाएंगे। तो इसके 75 सप्ताह पहले, ठीक है, मतलब कि 15 अगस्त को जो हम आज़ादी मतलब मनाते हैं, तो इसके 75 सप्ताह पहले ये शुरू किया गया है। अर्थात ये शुरू कब किया गया है, 12 मार्च 2021 को शुरू किया गया है। इसको मोदी जी ने साबरमती आश्रम अहमदाबाद से पदयात्रा करके मतलब एक प्रकार से शुरू किया था इस महोत्सव को। तो अच्छा, ये जो 12 मार्च है, ये 12 मार्च इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 1930 में जो हमारे गांधी जी राष्ट्रपिता हैं, तो उन्होंने यहाँ से नमक सत्याग्रह भी शुरू किया था। तो इसलिए 12 मार्च को ही ये शुरू की गई थी ये वाली यात्रा, यानी कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हम बना रहे हैं ये। अच्छा, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव चलेगा कब तक, तो ये चलेगा फ्रेंड्स कब तक, 15 अगस्त 2023 तक। तो हमने क्या देखा कि ये जो शुरू हुआ है, ये शुरू हुआ है 12 मार्च 2021 से, चलेगा कब तक, ये अगस्त चलेगा, यानी कि 15 अगस्त 2023 तक ये चलेगा। तो इसकी ये डेट हमें याद रखनी है। ये भी आप याद करके रख सकते हैं कि साबरमती आश्रम से ये रवाना किया गया था। इसके साथ साथ में जुड़ा हुआ कंटेंट 1930 डांडी मार्च की जो टाइम है वो कितना, 12 मार्च 1930 है, जो कि गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था और उसी समय ये शुरू किया गया था। ये हमें याद करके रखना है। इसी क्रम में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े उत्तर प्रदेश के 4 स्थल, स्वतंत्रता संग्राम से 4 स्थल जो बड़े बड़े जुड़े, कौन से, देखिए काकोरी जो कि लखनऊ के पास में, शहीद स्मारक मेरठ, शहीद स्मारक बलिया तथा झांसी का किला एवं झांसी में ही पंडित दीनदयाल सभागार। तो यहाँ पर अमृत महोत्सव जो है उसका आयोजन बड़ी मात्रा में किया जाएगा। 12 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ, ये काकोरी शहीद स्मारक पे आयोजित जो कार्यक्रम था वहाँ पर शामिल भी हुए थे। तो ये बात है। अगला है देखिए रसिन बांध। तो अब हमने इसके पहले अर्जुन सहायक परियोजना पढ़ी थी, ठीक है, जो कि अर्जुन सहायक परियोजना धसान नदी पे जो बनी थी और जिससे बांदा, हमीरपुर और जो अपना महोबा था उनको वो जल की सुविधा प्रोवाइड कर रही थी। अब अगली इसमें देखिए योजना कौन सी है, रसिन बांध है। रसिन बांध कहाँ है देखिए, तो रसिन बांध जो है वो चित्रकूट में, इसको भी मार्च में योगी आदित्यनाथ जी द्वारा उद्घाटित एक प्रकार इसका लोकार्पण किया गया है। तो ये रसिन बांध परियोजना कहाँ पे, चित्रकूट के बाणगंगा नदी पर। नदी कौन सी है, बाणगंगा, हमें याद रखना, बाणगंगा नदी पर है, चित्रकूट में है। और ये कौन सा बांध है, रसिन बांध। तो रसिन बांध या रसिन परियोजना। साथ ही इन्होंने
चिल्लीमल आधुनिकीकरण पंप परियोजना का भी लोकार्पण किया था। अब देखिए ये परियोजना भी 2002-03 से प्रारंभ रसिन बांध परियोजना जो है मतलब शुरू की गई थी, लेकिन पर्याप्त बजट नहीं, इस पर ध्यान न दिया गया, इसलिए ये योजनाएं इसी तरह से ठप पड़ी रहती हैं। तो इस तरह से हुआ है। और ये देखिए 17 गांवों के लिए ये यूज में आ सकती है। इसका देखिए मूल नाम जो है वो था चौधरी चरण सिंह रसिन बांध परियोजना। क्या नाम था? चौधरी चरण सिंह रसिन बांध परियोजना इसका नाम था, लेकिन वर्तमान में जो इसका बोर्ड है उसमें सिर्फ रसिन बांध परियोजना नाम लिखा गया है, क्योंकि आप तो जानते हैं कि नाम बदलने के लिए सरकार बहुत ज़्यादा मशहूर है, नाम बहुत जल्दी बदलती है। अगला है प्रेरणा ज्ञानोत्सव अभियान। तो प्रेरणा ज्ञानोत्सव अभियान क्या है कि देखिए ये भी मार्च में शुरू किया गया था और सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विशेष अभियान चलाया गया प्रेरणा ज्ञानोत्सव नाम से। और ये इसलिए चलाया गया क्योंकि बच्चों में पढ़ाई के प्रति थोड़ा सा जागरूकता आए, इसके लिए ये मुख्यतः चलाया गया है। तो इतना ही हमें इसमें याद रखना है। एक चीज़ और है इसमें, देखिए अगला कि 24वां हुनर हाट आयोजन किया गया है। हुनर हाट, तो हुनर हाट में हमें एक तो ये कि देखिए ये 22 जनवरी से 4 फरवरी के मध्य ये आयोजन किया गया है इसका। और ये आयोजन कहाँ पे हुआ? अवध शिल्प ग्राम लखनऊ। ये आयोजन स्थल इसका याद रखना है। 24वें क्रम का है। किस क्रम का है? 24वें क्रम का है। आयोजित कहाँ किया गया है? अवध शिल्प ग्राम लखनऊ। ये हमें याद रखना है। दूसरी चीज याद क्या रखनी है? थीम इसकी। तो थीम क्या थी? वोकल फॉर लोकल। इसकी थीम थी वोकल फॉर लोकल। 24वां था, लखनऊ में आयोजित हुआ है। और इसमें 500 प्रकार के उत्पाद। हुनर हाट एक्चुअली लगाया क्यों जाता है? तो जो मतलब कि शिल्पकार हैं, उन शिल्पकारों की जो कला है वो बाहर निकल के आ सके, इसके लिए हुनर हाट लगाए जाते हैं। तो जो बहुत छोटी छोटी कलाकारी करते हैं लोग, तो वो बाहर निकल के आए, उनके प्रोडक्ट्स मार्केट में आए, लोगों को दिखें, मिलें और लोग उसको खरीद सकें, इसके लिए ये लगाया गया है। तो वोकल फॉर लोकल थीम के साथ 24वां हुनर हाट लखनऊ में हुआ है। किसान कल्याण मिशन। किसान कल्याण मिशन ये 6 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाकर दोगुना करने तथा किसानों तक नई तकनीक और योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से किसान कल्याण मिशन जो है ये शुभारंभ किया गया इसका, यानी कि शुरुआत की गई है। ये उत्तर प्रदेश के सभी विकास खंडों में 6 जनवरी से 21 जनवरी तक 3 चरणों में संचालित किया गया है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत या इसके पहले लखनऊ सरोजनी नायडू में इसका उद्घाटन हुआ। तो कई जगह मतलब, तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है किसान कल्याण मिशन जो है वो 6 जनवरी 2021 से शुरू किया गया था। और ये किसानों की आय को दोगुना करने, जो कि मिशन भी बनाया गया था कि 2022 तक इनका जो भी किसानों की आय है उसको दोगुनी कर दिया जाएगा, इसके तहत ये किया गया था। अगला देखिए इसमें है चौथा उत्तर प्रदेश दिवस। उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया, चौथा मनाया गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2008 में पहली बार 18 में पहली बार मनाया गया था। तो 2018 में पहली बार मनाया गया, फिर ये चौथा हम मनाए हैं। तो ये कब मनाया गया? देखिए ये जनवरी में मनाया गया, तो ये 24 जनवरी 2021 को चौथा मनाया गया है। ठीक है। और ये 71वें स्थापना दिवस के रूप में मतलब इसको मनाया गया। अब 71वां क्यों है ये? तो देखिए अभी इसको अगर 2022 में हम देखें ना, तो 2022 में हम कौन सा मनाएंगे? 72वां मनाएंगे। कौन सा? 72वां मनाएंगे। और ये चौथा ना होके कौन सा होगा? 5वां होगा। तो हमें ये याद रखना है कि 2021 में हमने चौथा मनाया है, 2022 में हम 5वां मनाएंगे और 5वां मतलब इसका दिवस मनाएंगे। लेकिन ये जो स्थापना दिवस को साल होगा वो कौन सा होगा? 2022 में 72वां होगा। 72वां इसलिए होगा क्योंकि 1950 और 1950 से उत्तर प्रदेश का जो आज हम नाम देख रहे हैं ये 1950 से ही हुआ है। इसके पहले इसका जो नाम था वो क्या था? संयुक्त प्रांत। तो संयुक्त प्रांत के स्थान पर 1950 में इसका नाम जो है, इस स्थान का नाम, इस जगह का नाम उत्तर प्रदेश रख दिया गया। तो इसलिए ये
हम इसका उसी दिन से ही दिन मनाते हैं। तो और इस दिन कुछ कार्यक्रम भी, संस्कृति, खेल और विज्ञान से संबंधित जो चीज़ें हुई, उसके लिए एक सरकार ने यूपी गौरव सम्मान ये इसको देने की घोषणा की है, जिसमें से जैसे खेल के लिए, विज्ञान के लिए, इसकी संस्कृति के क्षेत्र में जो विशेष योगदान देगा उसको यूपी गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें से हुई हैं। तो अभी फ़िलहाल इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही पढ़ते हैं। और इसके साथ इसमें एक चीज़ और देखिए कि उद्यम सारथी ऐप का भी लोकार्पण किया गया है। तो मेरी कोशिश ये है कि बहुत ही कम टाइम में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जो महत्वपूर्ण है वो प्रोवाइड करूं, और आप सिर्फ उसको अच्छे से ध्यान में रखिए, सुनिए और इस वीडियो का लाभ उठाइए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और यदि इस चैनल पर नए हैं आप तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो यदि अच्छे लगें तो इनको लाइक भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।